हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 8 मेटलर्जी का अगला सेक्शन हम लोग देखते हैं। तो अगले सेगमेंट में है हमारा आयोनिक कंपाउंड। स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने आयोनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी किया था 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में। जनरली हमें आयोनिक कंपाउंड के बारे में ये पता है कि वे कंपाउंड जिसमें दो चार्ज होते हैं, कैटायंस एंड एनायन। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन हमने क्या देखा था, द कंपाउंड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल कॉल्ड एज अ आयोनिक बॉन्ड कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन या तो लूज किए जाते हैं या तो गेन किए जाते हैं। लूज और गेन होने की वजह से जो चार्ज डेवलप होता है, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। And due to the force of attractions, the compound form called as a ionic compound. तो चलिए यहां पे देखते हैं कि आयोनिक कंपाउंड का डेफिनेशंस क्या कहता है, कि किस तरह से हम आयोनिक कंपाउंड को एक्सप्रेस कर सकते हैं। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम टू यूनिट। अब ये दो यूनिट कौन कौन से है? एक है कैटायन और दूसरा है एनायन। स्टूडेंट्स कैटायन कहने का मतलब ये होता है कि जितने भी मेटल होते हैं ये मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं एंड डेवलप पॉजिटिवली चार्ज। तो जिस एलिमेंट के ऊपर जो पॉजिटिवली चार्ज डेवलप होता है उसे हम कहते हैं कैटायन। एंड जनरली नॉन मेटल हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एज अ एनायन, तो उसे हमने एनायन बोला। तो क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें से दो चीजें होंगी, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, यानी कैटायंस एंड एनायन, तो दैट इज कॉल्ड एज अ आयोनिक कंपाउंड। जैसे जितने भी हम सॉल्ट लेते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड में दो कॉन्स्टिट्यूट है, सोडियम प्लस आयन एंड क्लोराइड माइनस आयन। तो स्टूडेंट जो सोडियम पॉजिटिवली आयन है रेफर एज अ कैटायन एंड क्लोराइड नेगेटिवली आयन दैट इज कॉल्ड एज अ एनायन। तो दोनों के बीच में क्या होगा? अगर अपोजिटिवली चार्ज है तो इसमें क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो यहां पे क्या रहेगा? कैटायंस एंड एनायन बीइंग अपोजिटिवली चार्ज, दोनों के बीच में अपोजिटिवली चार्ज है। तो देयर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, Hence the compounds are formed. ये जो आयोनिक कंपाउंड्स होता है इसमें एक डेफिनाइट स्ट्रक्चर्स होता है और फिक्स ज्योमेट्री होता है। तो डेफिनाइट स्ट्रक्चर और फिक्स ज्योमेट्री की वजह से द आयोनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। जनरली ऑल आयोनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। जैसे आपको यहां पे एक सॉल्ट का आपको क्रिस्टल दिखाई दे रहा होगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। स्टूडेंट्स हमें देखने पे क्या पता चल रहा है कि यहां पे देखिए ये सभी क्या है? एक डेफिनाइट स्ट्रक्चर्स है। दिस शोइंग अ डेफिनाइट स्ट्रक्चर्स जिसमें एक फिक्स ज्योमेट्री है और सभी एटम एक दूसरे से बॉन्डेड है विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। तो स्टूडेंट इसे हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो क्या होता है आयोनिक बॉन्ड? अब आयोनिक बॉन्ड का डेफिनेशन सिंपल तरीके से देख सकते हो, द बॉन्ड a compound formed by transfer of electron or compound formed by losing or gaining of electron called as a ionic bond. तो ट्रांसफर क्या होता है? जनरली इन आयोनिक बॉन्ड कंपाउंड दैट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल की तरफ ट्रांसफर होता है। ओके, तो यहां पे हमने आयोनिक बॉन्ड कंपाउंड देखा। अब इसके कुछ हम यहां पे प्रॉपर्टीज देखेंगे कि देखते हैं आयोनिक बॉन्ड का डेफिनेशंस क्या है और ये आयोनिक बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होता है। आयोनिक बॉन्ड फॉर्म फ्रॉम व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल्स, यानी आयोनिक बॉन्ड कभी बनता है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जाते हैं मेटल से नॉन मेटल की तरफ। अब ये आयोनिक बॉन्ड में होता क्या है? atoms will gain or lose electron
तो एटम्स क्या करेंगे, आइदर इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे या लूज करेंगे. एन एफर्ट टू एक्वायर अ फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, यानी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशंस, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. When electrons are transfers, the atoms become ions. जब इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट से ट्रांसफर होते हैं तो उसे हम कहते हैं आयंस. तो स्पेसिफिकली देयर आर टू आयंस आर फॉर्म, कैटायंस एंड एनायन. तो स्टूडेंट्स हम पहले देखते हैं कि किस तरह से कैटायन फॉर्म होता है. द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन. Cations are positively charged ions. They are formed when an atom, usually क्या होगा, metal, loses valence electron. यानी कैटायन किस तरह से फॉर्म होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, मेटल जो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, मेटल के ऊपर एक पॉजिटिवली चार्ज डेवलप होता है. तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज है इसको हम कहते हैं कैटायन. अब ये कैटायन कैसे फॉर्म होता है, एटम्स दैट लूज इलेक्ट्रॉन हैव मोर प्रोटॉन. क्यों प्रोटॉन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उसने क्या किया, एक लूज किया. सो ओवरऑल अगर पॉजिटिव चार्ज कहेंगे तो ओवरऑल डेवलप द पॉजिटिव चार्ज. द चार्ज ऑफ कैटायन इज गिवन बाय अ नंबर, एक स्पेसिफिक नंबर. और ये जो चार्ज होता है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस और माइनस से. तो ये एक एग्जांपल्स देखते हैं यहां पे. तो ग्रुप 1 2 3 के कुछ एलिमेंट्स लेते हैं. ग्रुप 1 में हम एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट सोडियम का. सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 2,8,1 है. सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन. इट्स डेवलप द पॉजिटिव 1 चार्ज एंड फॉर्मूला इज सोडियम प्लस. सिमिलरली ग्रुप 2 का एग्जांपल लेते हैं. तो ग्रुप 2A दैट इज अ मैग्नीशियम. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,2. Here magnesium loses 2 electron and develop +2 चार्ज. तो मैग्नीशियम के ऊपर क्या चार्ज आ गया, कैटायन +2. सिमिलरली एल्यूमिनियम की बात करते, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 and electronic configurations for aluminium 2,8,3. Aluminium loses 3 electron and it's develop the 3+ charge. तो ये सब क्या हो गए, कैटायन हो गए. तो स्टूडेंट्स हमने यहां पे देखा ये जितने भी मेटल्स थे, एंड मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन एंड बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव. अब और भी एक एग्जांपल देखते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज क्यों डेवलप हुआ. तो हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम का. अगर सोडियम का हम एटॉमिक नंबर देखेंगे तो एटॉमिक नंबर होता है 11. यानी कहने का मतलब होता है सोडियम कंसिस्ट ऑफ 11 प्रोटॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स. हेंस द सोडियम डू नॉट वियर एनी चार्ज. सोडियम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है. सोडियम न्यूट्रल इन नेचर, यानी जो हमारा एलिमेंट होता है, एलिमेंट के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है. एलिमेंट्स आर न्यूट्रल इन नेचर. बट इफ सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, क्यों लूज करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, टू एक्वायर द स्टेबिलिटी. तो सोडियम अपना वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा एंड इट्स बिकम एज अ सोडियम +1 चार्ज, जैसे कि डायग्राम में दिया हुआ है. अब स्टूडेंट्स यहां पे देखो 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है. तो 11 माइनस 10 करेंगे तो इट्स गिविंग टू द +1 चार्ज. तो दैट डेवलप द कैटायन, यानी सोडियम के ऊपर +1 चार्ज हो गया, क्योंकि यहां पे जो सोडियम है, सोडियम बियर दैट पॉजिटिवली चार्ज मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन. तो यहां पे हमने टॉपिक कंप्लीट किया, दैट इज व्हाट द स्पेशल फॉर्मेशंस ऑफ कैटायन. अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एनायंस. तो व्हाट इज मीन ऑफ एनायंस. Students, anions are negatively charged ions. They are formed when atom, which type of atom, usually non-metals gain valence electron.
जो नॉन मेटल होता है ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है. Atoms that gain electron have less proton than electron, so have an overall negative charge. तो यहां पे अगर कोई नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा. तो आइए कुछ यहां पे एग्जांपल देखते हैं. तो एनायनिक आयोनिक चार्ज ग्रुप 5th A 6th A 7th A के लेते हैं. स्टूडेंट्स ग्रुप नंबर 5th A का जो एलिमेंट है नाइट्रोजन, ग्रुप 6th A का सल्फर और ग्रुप 7A का फ्लोरीन. तो व्हाट इज दैट? अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,5. नाइट्रोजन गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन, hence it's developed the 3- charge. So it's developed the ionic charge, that is anion charge. Similarly sulfur atomic number is 16, electronic configurations 2,8,6. then sulfur develop that -2 charge by gaining of 2 electron. Similarly for fluorine that atomic number is 9, electronic configurations 2,7. फ्लोरीन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा टू एक्वायर द स्टेबिलिटी एंड डेवलप द एनायन आयोनिक चार्ज. तो स्टूडेंट्स हमने यहां पे क्या देखा? कैटायन एंड एनायन चार्ज. नाउ सम प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक बॉन्ड कंपाउंड. तो देखते हैं कि आयोनिक बॉन्ड कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है? मोस्ट आयोनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर. तो मोस्ट ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी दे आर बॉन्डेड विथ ईच अदर. एटम्स आर बॉन्डेड विथ ईच अदर विच हैव द डेफिनाइट शेप एंड फिक्स्ड ज्योमेट्री. एक डेफिनाइट शेप होता है और फिक्स ज्योमेट्री होता है. तो दैट द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. Second point, ionic compounds are hard, rigid and brittle in nature. If apply the pressure, it's broken down to the small pieces. तो ये क्या हो गया? Brittle in nature. Ionic compounds generally have high melting and boiling points due to intermolecular force of attraction. क्योंकि इनके जो एटम्स है इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो मॉलिक्यूल या एटम को बाउंड करके रखते हैं. इन्हें ब्रेक करने के लिए हमें इट्स रिक्वायर द हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, आयोनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर. Soluble in water means water is called as a universal solvent, but ionic compounds do not dissolve in organic solvent like kerosene, ether. Ionic compounds do not conduct electricity. Ionic compounds do not conduct electricity when they are solid because आयंस आर पैक्ड टुगेदर एंड कैन नॉट बी मूव. और हमें पता है स्टूडेंट्स की इलेक्ट्रिसिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन. तो दे कैन बी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट और एक्वस स्टेट, जो ऑलरेडी हमने देखा है. तो यहां पे हमने देखा द प्रॉपर्टीज ऑफ सम कंपाउंड. अब स्टूडेंट्स हम लोग स्टूडेंट्स अगला जो टॉपिक है अपना जनरल प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड. तो आइए देखते हैं कि जनरल प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड क्या क्या है. फर्स्ट प्रॉपर्टी के बाद हम लोग करेंगे फिजिकल स्टेट की, जिसको हम फिजिकल नेचर भी कहते हैं. सेकंड, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयोनिक कंपाउंड. एंड थर्ड, सॉल्युबिलिटी. एंड फोर्थ वन इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहां पे फिजिकल नेचर्स की. स्टूडेंट जनरली जो आयोनिक बॉन्ड कंपाउंड्स होते हैं जनरली दे आर हार्ड इन नेचर्स. ये हार्ड क्यों होता है? ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस एंड बेसिकली इट्स अ सॉलिड इन नेचर्स. अगर सॉलिड है मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस की वजह से ये सॉलिड होता है. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है अपना? आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड हार्ड ड्यू टू इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. स्टूडेंट्स ये जो इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये किसकी वजह से फॉर्म हो रहा है?
ड्यू टू द कैटायन चार्ज एंड एनायन चार्ज। और ये कैटायन किसकी वजह से फॉर्म हो रहा है? मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम इलेक्ट्रो पॉजिटिव, रेफर एज अ कैटायन। तो डेवलप एज अ कैटायंस एंड नॉन मेटल डेवलप एनायन, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है एंड ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे डेवलप द सॉलिड एंड हार्ड। दे आर जनरली ब्रिटल इन नेचर्स। ब्रिटल इन नेचर्स कहने का मतलब कि अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे या प्रेशर अप्लाई करोगे तो इट्स ब्रोकन डाउन। जैसे कि अगर सॉल्ट है तो सॉल्ट क्रिस्टल के ऊपर अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो ये क्या हो जाता है? टूट जाता है। जैसे अपने पास में ग्लास होता है, ग्लास पे अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो इट्स अ ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉल पीसेस, दैट टर्म एज अ ब्रिटल इन नेचर्स। तो द फास्ट फिजिकल नेचर्स। नाउ second point is what? The melting and boiling point. So when generally all ionic bond compounds having high melting point and high boiling point. क्यों होता है? Because they are bonded with the strong force of attractions. अगर स्टूडेंट strong force of attractions है to separate these ionic components require the lots of energy, बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, then it's a separate from the constitute compound. So here we can say the ionic compounds have high melting and boiling point. Now about the solubility. Solubility अगर हम बात करेंगे तो generally all ionic compounds are soluble in water. तो वाटर को हम कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इज सेड टू बी द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, बट द आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट सॉल्युबल इन अ केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ईथर। ओके, ये ऑर्गेनिक यानी सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते हैं, तो इससे इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक केरोसिन एंड पेट्रोल एंड डीजल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? दैट द सॉलिड आयोनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ अ सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म द आयोनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप सॉलिड क्रिस्टल सोडियम क्लोराइड लोगे तो सोडियम क्लोराइड डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कि यहां पे इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, दे आर बॉन्डेड विद द ईच अदर। सो हियर द ऑल सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉल्ट डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। फॉर द इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शंस वी रिक्वायर द मॉल्टेन स्टेट और एक्वा स्टेट। तो स्टूडेंट्स रिमेंबर वन पॉइंट्स where the electricity only conduct in presence of that aqua solutions or molten state, जो कि इस चैप्टर में हमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का जो टॉपिक है उसमें हमें समझेगा कि जो भी सॉल्ट यानी जो भी हम इंग्रेडिएंट या जो भी सॉल्ट से हम एक्सट्रैक्ट करने वाले फर्स्ट उसको हम मेल्ट करते हैं, दैट इज इन अ मोल्टेन स्टेट, देन वी सेपरेट दोस कंपोनेंट। तो यहां पे हमने स्टूडेंट्स क्या देखा? That general properties of ionic compound. General properties of ionic compounds में क्या क्या? Physical nature देखा हमने, melting point and boiling point, solubility, electrical conductivity. फिर से देख लेते हैं physical nature में क्या मैंने बताया? Ionic compounds are solid and hard due to the inter-ionic force of attractions, and they are generally brittle. Similarly students, the melting and boiling point पे हमने क्या देखा कि ionic compounds have the high melting point and high boiling point due to the intermolecular force of attractions which are bonded to each other. Next, solubility. Solubility means that the all ionic compounds are soluble in water but insoluble in an organic solvent like kerosene and petrol. Similarly, electrical conductivity. In electrical conductivity, solid ionic compound do not conduct electricity, only conduct the electricity in molten state or aqueous solutions. Important segment that is called as a metallurgy. तो स्टूडेंट्स हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे मेटल का इस्तेमाल करते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन। आपके घरों में देखोगे तो जो भी वायरिंग होती है इलेक्ट्रिकल वायरिंग, दैट कंसिस्ट ऑफ अ कॉपर वायर। और जो हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं जैसे कुकर हो गया, ये सब किससे बना हुआ है? एल्यूमिनियम से। जो विंडो की स्लाइडिंग बनती है वो किससे बना हुआ है? एल्यूमिनियम से। और ग्रिल और मेनी ऑफ थिंग्स आर मेड अप ऑफ आयरन। तो हमारे डे टू डे लाइफ में इस मेटल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है।
तब ये क्वेश्चन अपने माइंड में आता है कि ये जो मेटल है, इस मेटल को हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते, हमें कहां से मिलता है ये मेटल। तो जनरली ऑल मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ अर्थ क्रस्ट, यानी सभी नेचर में अवेलेबल है, और नेचर में जब ये अवेलेबल है तो किसी न किसी ये मिनरल के फॉर्म में है, और उसी मिनरल से हम क्या करते हैं, रिस्पेक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो ब्रांच ऑफ साइंस है स्टूडेंट्स, इसी को हम कहते हैं मेटलर्जी। तो आइए देखते हैं कि मेटलर्जी का डेफिनेशंस क्या कहता है। मेटलर्जी का डेफिनेशंस क्या कहता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर। अब यहां पे ओर क्या हो गया, जिससे हमें मेटल एक्सट्रैक्ट करना है, उस कंपोनेंट को हम ओर कहते हैं। जैसे अगर हमें एल्यूमिनियम मेटल चाहिए, तो एल्यूमिनियम का जो ओर होता है स्टूडेंट्स, वो होता है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट ओर से हमें एल्यूमिनियम मिलेगा। तो बॉक्साइट क्या हो गया हमारा ओर, तो ओर से हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर एंड देयर रिफाइनिंग। रिफाइनिंग कहने का मतलब ये हो गया कि जो हमें मेटल मिलेगा वो प्योर फॉर्म में नहीं होता है। लॉट्स ऑफ इंप्योरिटीज लाइक ऑक्साइड्स, सैंड, सिलिका, बहुत सारी चीजें उसमें मिली हुई रहती, क्योंकि हम तो जनरली उसको अर्थ क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना। तो जब अर्थ क्रस्ट से हम निकालेंगे तो इसमें इंप्योरिटीज होगी, तो इस इंप्योरिटीज से हम इसको सेपरेट करके प्योर फॉर्म ऑफ मेटल लेते हैं। तो इसी जो प्रोसेस है, रिफाइनिंग प्रोसेस एंड एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर इज नोन एज अ मेटलर्जी। तो मेटलर्जी में हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस देखेंगे कि किस तरह से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इस टॉपिक में स्टूडेंट्स हम सोडियम, एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल, सोडियम मेटल के बारे में बात करेंगे, एल्यूमिनियम के बारे में, जिंक मेटल एंड मर्क्यूरी एंड कॉपर। इन्वॉल्व और सेवरल प्रोसेसेस सच आर ग्राइंडिंग, एक प्रोसेस हो गया। जैसे कि हमें अगर मिनरल अर्थ क्रस्ट में अगर पता चलता है कि यहां पे एक मिनरल का सोर्स है, तो वो मिनरल का जो सोर्स होगा या तो रॉक में होगा या फिर सॉइल में होगा। ओके, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, पहला प्रोसेस होता है ग्राइंडिंग ऑफ ओर, सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर एंड रिडक्शन ऑफ ओर एंड रिफाइनिंग। यानी हम क्या करते हैं, मेटलर्जी में हम वेरियस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से ग्राइंडिंग, कॉन्सेंट्रेशन एंड रिफाइनिंग। इसके बाद हमें मेटल मिलता है। तो जो ये मेटल हमें मिलता है, मेटल कहां से मिलता है हमें स्टूडेंट्स, मिनरल से मिलता है। तो देयर कैन बी मेनी मिनरल फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। ऐसे बहुत सारे मिनरल है जिससे कि हम मेटल को क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। However, only those minerals from the metal can be extracted profitably called as a ore। यानी जिस मिनरल से, मिनरल तो बहुत है अर्थ क्रस्ट में, अगर हम देखेंगे तो लॉट्स ऑफ मिनरल्स आर देयर, लेकिन उस मिनरल में से प्रॉफिटेबली, यानी कि कम खर्चे में से हमें ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रैक्ट मिले मेटल का, जिसमें से मिलता है उसको हम कहते हैं ओर। बट द मोस्ट ऑफ मेटल्स आर फाउंड इन अ कंबाइंड स्टेट। बहुत सारे मेटल किसके फॉर्म में होते हैं, कंबाइंड। फ्री स्टेट में बहुत ही कम मेटल होते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सभी फ्री स्टेट में होते हैं। बट द मोस्ट ऑफ मेटल्स आर इन अ कंबाइंड स्टेट। तो पर्टिकुलर मेटल्स कैन बी फॉर्म अ सेवरल कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, यानी अलग अलग कंपोनेंट से रिएक्ट होकर के ये बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनको हम कहते हैं मिनरल्स, और इसी मिनरल में से हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमारे पास में डेफिनेशंस क्या कहता है, एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट। यानी एलिमेंट जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, ये अर्थ क्रस्ट में नेचुरली पाया जाता है। कंपाउंड अगर हम कहेंगे तो जैसे कि एल्यूमिना हो गया, Al2O थ्राइस हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया,
ये सभी जो कंपाउंड से ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। और कैसे होते हैं? नेचुरली अकरिंग। तो दीज कंपाउंड्स और एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज अ मिनरल, जिससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर हमें एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना है तो स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें मिनरल क्या लगेगा? मिनरल का नाम है बॉक्साइट और क्रायोलाइट। तो बॉक्साइट और क्रायोलाइट में किसका कंटेन है? एल्यूमिनियम का। उसी तरह से अगर मुझे जिंक मेटल चाहिए तो जिंक मेटल का जो यहाँ पे मिनरल है, इट इज अ फॉर्म ऑफ टू, जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में होता है या जिंक सल्फाइड के फॉर्म में होता है। तो जिंक सल्फाइड और जिंक कार्बोनेट क्या हो गया? जिंक एक्सट्रैक्ट करने वाले मिनरल हो गए। तो मिनरल का डेफिनेशन बहुत सिंपल है, क्या मैंने बताया? एलिमेंट्स और कंपाउंड, एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अकर naturally in the earth crust is known as a mineral. एग्जाम्पल में क्या है स्टूडेंट्स? क्रायोलाइट एंड बॉक्साइट्स आर मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम। अंदर जो अगला डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है स्टूडेंट्स ओर का। तो आइए देखते हैं ओर क्या है। द मिनरल फ्रॉम विच द मेटल कैन प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड ओर। यानी मिनरल से हमें पर्टिकुलर मेटल एक्सट्रैक्ट करना, बट मिनरल ऐसा होना चाहिए जिसमें ओर का कंपोजिशन ज्यादा होगा, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा मेटल मिल सके। जैसे अगर मैं एल्यूमिनियम कहूं तो एल्यूमिनियम के दो ओर होते हैं, बॉक्साइट एंड क्रायोलाइट। ये दोनों में से अगर हम कंपेयर करेंगे तो बॉक्साइट कंटेन मैक्सिमम पोर्शन ऑफ एल्यूमिनियम। तो हम क्या करेंगे? एल्यूमिनियम मेटल को बॉक्साइट ओर से एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल है, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा एल्यूमिनियम मिलेगा और कम खर्चे में मिलेगा। क्योंकि स्टूडेंट्स, मिनरल कहने का मतलब कि मिनरल में तो बहुत सारे इंप्योरिटीज भी होते हैं और बहुत सारे उसके कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, यानी बहुत सारे मेटल्स के मिनरल हो गए। लेकिन हम एक ऐसे मिनरल में से ओर को सेलेक्ट करते हैं जिसमें से मैक्सिमम प्रपोर्शन वो पर्टिकुलर मेटल का होगा। जैसे बॉक्साइट में कह रहा हूं, तो बॉक्साइट में जो सबसे ज्यादा प्रपोर्शन होगा वो क्या होगा? एल्यूमिनियम का होगा, यानी उसमें एल्यूमिनियम मेटल ज्यादा होगा। और इसे प्रॉफिटेबली तरीके से हम क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब सब जो हमने मिनरल लिया, और मिनरल में एल्यूमिनियम भी है, कैल्शियम भी है, जिंक भी है, आयरन भी है, कॉपर भी है, बट इन सब का प्रपोर्शन जो है थोड़ा थोड़ा प्रपोर्शन से 1%, 2%, 3% है। तो हमें वहां पे प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि हमें कहां पे लार्ज वॉल्यूम में कोई भी मेटल नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं? ऐसे ओर का सिलेक्शंस करते हैं जिसमें प्रपोर्शन ज्यादा होगा। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो एल्यूमिनियम कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली फ्रॉम द बॉक्साइट और अनियर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ बॉक्साइट। अगर हम बॉक्साइट का फॉर्मूला देखेंगे स्टूडेंट, तो फॉर्मूला होता है Al2O3.H2O। तो ये हो गया बॉक्साइट ओर का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, जो कि क्या है? Al2O इंटू X मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O भी बोल सकते हैं, .H2O भी बोल सकते हैं। तो इसे हमने ओर कहा। तो ओर का डेफिनेशन फिर से बताए थे, द मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्ट, यानी मिनरल से जो हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं प्रॉफिटेबली तरीके से, उसे हम क्या कहते हैं? ओर कहते हैं। जहां पे एग्जांपल्स आप दे सकते हो, एल्यूमिनियम कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली फ्रॉम इट्स बॉक्साइट और सिमिलरली जिंक मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जिंक ब्लेंड।